हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गणित का जादू से पाठ 3 कितने वर्ग। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग के बारे में बता देती हूँ कि वर्ग क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्ग एक ऐसी आकृति या आकार होता है जिसकी 4 बराबर भुजाएं होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आकृति ऐसी है जिसकी एक भुजा का माप 5 सेंटीमीटर है तो उसकी बाकी की 3 भुजाओं का माप भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हम आगे अपना पाठ शुरू करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक सवाल दिया है, उसमें पूछा है बिंदुओं से बनाए गए वर्ग की एक भुजा को मापो। अब आप ऊपर देख रहे हो कि एक आयत आकार का बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं और सबसे ऊपर एक देख रहे हो आप, ये लाल रंग का 4 बिंदुओं की सहायता से एक वर्ग बना हुआ है। अब आपको कहा है ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयत बन सके बनाओ। तो आपको अब क्या करना है, पहले 12 वर्ग बनाने हैं और 12 वर्ग की मदद से आपको आयत बनाना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पहले इस पूरे बॉक्स में सारे वर्ग बना दीजिए और फिर उनमें से अलग अलग आकृति से अलग अलग आकार के आप आयत बना सकते हैं, लेकिन उन सभी आयत के अंदर 12 वर्ग होने चाहिए। नीचे आप एक पिक्चर देख रहे हो, एक आयत का बनाया हुआ है जिसके अंदर 12 वर्ग बने हुए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जो आयत है वो चौड़ाई में बना हुआ है, आप इसको लंबाई में भी बना सकते हो। तो मैंने जिस तरीके से 12 वर्गों की मदद से जो आयत बनाए हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो आयत बनाया वो आपने देखा ही जो लाल रंग का वर्ग एक बना हुआ है, तो यहाँ से हम दाईं तरफ को ले जाते हुए 1, 2 और 3 वर्ग ले लेंगे। उसके बाद हम नीचे 4 लाइनों तक इन वर्गों को बनाएंगे। तो आप देखोगे हमारे 12 वर्ग इस एक आयत में आ जाएंगे। उसके बाद फिर जो हमने 3 वर्ग बना दिए हैं उसके अगले चौथे वर्ग से दाएं तरफ में चौथे वर्ग से फिर से हम 3 वर्ग ले लेंगे, 4, 5, 6 और फिर हम नीचे की तरफ को 4 लाइनों तक 3-3 वर्ग ले लेंगे जिससे कि हमारा दूसरा आयत बन जाएगा और इसके अंदर भी हमारे 12 वर्ग होंगे। अब अगला तीसरा आयत हम बनाएंगे जिसमें कि हम अगले 2 वर्ग ले लेंगे और इन 2 वर्गों को हम नीचे की लाइन तक बनाएंगे 6 लाइनों तक। तो जब आप 6 लाइनों तक बनाएंगे तो आप देखोगे कि हमारा ये 12 वर्ग का एक आयत और बन जाएगा। इसके बाद आप ये जो वर्ग में देखो, ये लाल रंग का जो आयत वर्ग बना हुआ है मैं इससे दाईं तरफ को ले जाते हुए बना रही हूँ। तो आपको भी वही करना है, जितने भी वर्ग मैं आपको बोलूंगी आप उतने वर्ग दाएं तरफ को ले जाते हुए लेते रहिए और नीचे की लाइन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कितने लाइन तक आपको लेने हैं। अब 2 वर्ग लेने के बाद उसके आगे आप 4 वर्ग लेंगे और नीचे की तरफ को 3 लाइनों तक आप इसको बनाएंगे जिससे कि एक लाइन में 4 वर्ग होंगे और जब हम 3 लाइनों तक बनाएंगे तो हमारे 12 वर्ग हो जाएंगे। ये हमारा बन गया चौथा आयत। अब हम हमारा 5वां आयत बनाएंगे जिसमें कि आप देखोगे कि आखिरी में हमारे 3 ही वर्ग बचे हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन में दाईं तरफ में सब 3 ही वर्ग बचे हैं। तो आप क्या करोगे कि इन 3 वर्ग को लेके नीचे 4 लाइनों तक वर्ग आप ले लोगे जिससे कि एक लाइन में 3 है तो 4 लाइन में हमारे 12 वर्ग हो जाएंगे।
तो अब हमारे बन गए 5 आयत। अब हम आते हैं नीचे, जहां हमने पहला आयत बनाकर छोड़ा था, ठीक उसी के नीचे आप जाओगे तो आप ले लोगे, आपने देखा कि नीचे जो है हमारे 2 आयत बचे हैं, तो आप इन दोनों आयत को ले लोगे और अब हम जाएंगे 2 आयत को लेके, आपको दाईं तरफ को 6 वर्ग आपको और लेने हैं, यानी कि 6 लाइन आप और लोगे तो हमारे ये फिर से 12 वर्ग हो जाएंगे। अब आपने देखा जो हमने तीसरा आयत बनाया था वो यहाँ पर हमारी उसकी लाइन पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, छठा आयत। अब तीसरे आयत के दाईं तरफ और चौथे आयत के नीचे आप देखोगे कि आप फिर से जैसे हमने चौथा आयत बनाया था इसी तरीके से 4 वर्ग लेके उसको नीचे 3 लाइन तक बनाओगे तो हमारा ये 7वां आयत बन जाएगा। अब आखिर में हमने देखा कि हमारे 6 वर्ग बच गए हैं, तो इनको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने कैसे बनाया है। अगर आप दूसरी तरीके से या दूसरे आकार की मदद से आप बनाना चाहते हैं तो आप वह भी बना सकते हैं। अब आपको पूछा है तुम कितनी आयतें बना पाए, तो आपने देखा कि हम यहाँ पर 7 आयत बना पाए हैं, और अगर आप कोई और भी बना पाए हो तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन देखो आयत के अंदर आपके 12 वर्ग जरूर होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा है, नहीं आपको बताया है कि हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल क्या होता है? जब भी कोई आकार या आकृति या फिर कोई आप जगह कह लीजिए, उसके बीच का जो एरिया, जो क्षेत्र होता है कि इसके अंदर कितनी जगह है, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। अब घेरे की लंबाई मतलब हो गई जो उसकी भुजाएं हैं, उनकी जो जोड़ होगा उसको बोलेंगे घेरों की लंबाई, जिसे कि हम परिमाप भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो साइड में लिखा है कि घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आकृति है जिसकी 4 भुजाएं हैं और आपको कहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो आप उसकी चारों भुजाओं का माप को जब जोड़ दोगे तो वो उसका परिमाप होगा। अब आपको पूछा है किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, तो आपने जो आयत बनाए हैं उन सभी आयत के भुजाओं के माप को जोड़कर आप देखोगे कि किसका परिमाप सबसे ज्यादा है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मैंने जब इसमें देखा तो मेरा 3, 6 और 7 नंबर जो आयत है इनका परिमाप सबसे लंबा है। अब पूछा है कि किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है, तो जो बाकी के आयत बचे हैं यानी कि 1, 2, 4 और 5 आयत, इनका परिमाप छोटा है। अब आगे आपका कार्य है डाक टिकट मापो। इन मजेदार डाक टिकटों को देखो। जब आप डाकघर जाते हो तो हमें कोई अगर चिट्ठी या पत्र भेजना होता है या हम कभी कोई पार्सल भेजते हैं तो उसके लिए हमें डाक टिकटों की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के 6 डाक टिकट दिखाए हुए हैं। अब बोला है कि डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है। तो ये देखो डाक टिकट जो देख रहे हो आप, डी वाला जो डाक टिकट है जिसपे कि एक ट्रेन की तरह कुछ बना हुआ है, उसके बारे में कहा है कि वह 12 वर्गों को ढक रहा है। उसने क्या करा है, देखो ये पीछे एक बॉक्स है, इसमें छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, तो उन्हीं के 12 वर्गों को ये टिकट ढक रहा है। हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है। तो जो ये वर्ग इसमें बना है इसका जो किनारा है वो 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। तो सवाल क, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो आपने देखना है, सबसे पहले आप डाक टिकट ए को देखोगे, उसके बाद आपको इसमें देखना है कि कितने वर्ग बने हुए हैं। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमने देखा कि यह 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग जो हैं इसमें 18 वर्ग हैं। तो इसका मतलब यह 18 वर्गों को ढक रहा है। अब पूछा है कि और डाक टिकट बी, तो डाक टिकट बी में आप देख रहे हो कि 18 वर्गों को वह ढक रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8 वर्ग। उसके बाद है सवाल ख, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो आपको यहाँ पे बताया था कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितने की वर्ग उसमें बने हुए हैं उतने ही वर्ग, जितने वर्ग उसमें बने ढक रहा है जितने वर्गों को, वो उतने वर्ग सेंटीमीटर उसका वो क्षेत्रफल होगा। तो अब सबसे पहले आपको देखना है कि किस टिकट में सबसे ज्यादा वर्ग ढके हुए हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डाक टिकट ए है इसमें सबसे ज्यादा वर्ग ढके हुए हैं, यानी कि 18 वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब है ग, कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको देखना है कि कौन से 2 डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि उसमें बराबर वर्ग ढके हुए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा डी है डाक टिकट, उसमें आपने देखा कि 12 वर्ग ढके हुए हैं, और इसी तरह हमने देखा जो हमारी एफ डाक टिकट है उसमें भी 12 वर्ग ढके हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों ही टिकट का जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तो इन दोनों टिकट यानी कि डी और एफ डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर है, और वो कितना है, वो है 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछा है सवाल घ, सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा जो डाक टिकट है वो है ई। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे कम वर्ग ढक रहे हैं, यानी कि 4 वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल हुआ 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है कि सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर कितने वर्ग सेंटीमीटर है? तो इसके लिए आप सबसे पहले सबसे बड़े डाक टिकट का क्षेत्रफल देखोगे। वो हमने देखा कि 18 वर्ग सेंटीमीटर है, और सबसे छोटे डाक टिकट का वर्ग क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल में से हम सबसे छोटे डाक टिकट के क्षेत्रफल को घटा कर देंगे, यानी कि 18 वर्ग सेंटीमीटर घटा 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अंतर हुआ 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब है लास्ट में आपके लिए लिखा है, कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। अब आप लोगों के लिए यह कार्य है कि आपको क्या करना है, कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करने हैं। उसके बाद जो है वर्ग वाली आपको एक ग्रिड लेनी है और उस पर इनको चिपका देना है। जैसे यहाँ पे ये चित्र में आप देख रहे हो, इसी तरीके से आपको ये लगा देना है। फिर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता
करना है आपको। तो क्षेत्रफल कैसे पता करोगे आप? उसका अंदर जो वर्ग बने होंगे, जितने वर्ग उसमें से ढक रहे होंगे, उसका वो हो जाएगा उतना क्षेत्रफल। और परिमाप कैसे पता करोगे? आप उनकी भुजाओं का माप पहले निकालोगे, माप निकालने के बाद चारों भुजाओं के माप को आप जोड़ दोगे, जो कि वो हो जाएगा उसका परिमाप। अब कहा है अंदाजा लगाओ। क, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का? तो आपने देखा ही होगा कि जब किताब का पन्ना जो है वो हमारे पैर से बड़ा होता है, तो किताब के पन्ने का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब है ख, किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट? तो आप देखोगे जब आप 2 5 रुपए के नोट को एक साथ रख दोगे और एक जगह 100 रुपए का एक नोट रखोगे, तो आप देखोगे कि जो 100 रुपए का नोट है उसका क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि वहां पर 5 रुपए के 2 नोट एक साथ मिल गए हैं, तो इसलिए उसका ज्यादा होगा और 100 रुपए के नोट का क्षेत्रफल कम होगा। अब है ग सवाल, 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है? तो आप ये कैसे पता करोगे? आप सबसे पहले 10 रुपए के नोट पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाकर देखोगे आप। और ये आप बनाकर कैसे देखोगे? छोटे छोटे पेंसिल से बनाकर देखोगे, वरना आपका नोट खराब हो जाएगा। तो हल्का हल्का बिल्कुल आप पेंसिल से बनाकर देख सकते हो, या फिर वर्ग वाली ग्रिड पर भी आप इसको रखकर देख सकते हो। तो अगर उसमें 100 वर्ग बनते हैं तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन अगर 100 वर्ग से कम बनते हैं उसमें, तो इसका मतलब हुआ कि उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। अब पूछा है, क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? क्यों? अब देखो यहाँ पे आपको नीचे 2 आकृति दी हुई हैं, एक तो वर्ग आकार की आकृति है और दूसरी त्रिभुज आकार की आकृति है। लेकिन अगर आप देखोगे जो त्रिभुज आकार की आकृति है, इसके अंदर एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हैं, और इसकी अगर हम आकृति को बदल दें तो यह भी एक वर्ग की तरह ही बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप वर्ग को देखोगे तो इसके अंदर भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं बराबर बराबर, और त्रिभुज के अंदर भी 2 बराबर त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब आपको पूछा है कि क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? तो इसका जवाब है नहीं, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है। नीली आकृति को ध्यान से देखो, दोनों त्रिभुजों को जोड़कर जो आयत बनेगी वह पहली आयत के बराबर ही है, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि अगर आप नीली आकृति के दोनों त्रिभुजों की आप अगर इसको बदल कर रखोगे तो यह भी पहली आकृति के जैसा ही बन जाएगा। अब पूछा है ना सवाल, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है और क्यों? तो इसका जवाब है नहीं, पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति से कम है, क्योंकि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो नीली आकृति बनी हुई है उसका घेरा अधिक है। आप इसको अपने स्केल की मदद से माप कर भी देख सकते हो। आप पहले क्या करोगे, पीली आकृति की जो चारों भुजाएं हैं इसका माप निकालकर उन चारों को जोड़ दोगे। फिर इसी तरह इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इसका माप आप देखकर इन तीनों को जोड़ोगे, तो आप देख लोगे कि जो नीली आकृति है उसकी जो घेरा है वो अधिक होगा। इसलिए नीली आकृति का जो है नीली आकृति का परिमाप भी ज्यादा होगा। पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से कम होगा। अब बोला है मेरा हाथ कितना बड़ा।
अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खाने पर दिखाओ। तो ये देखो यहाँ पे जो चौकोर खाने बने हैं इस पर आपको क्या करना है, अपना हाथ छापना है। तुम यह कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसके बाद तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? तो आप इसके लिए क्या करोगे, जैसे हमने ऊपर डाक टिकट का क्षेत्रफल निकाला था उसी तरीके से आपको सबसे पहले इस वर्ग वाली जो ये आपको शीट दी है इस पर आपको अपने हाथ का एक छाप बनाना है। तो हाथ की आकार देखकर आप देखोगे, सबसे पहले तो क्या है कि आप अगर कहीं पर अपने हाथ की आकृति बनाते हो और अपने दोस्त के हाथ की आकृति भी बनाते हो तो देखकर हमें अंदाजे से पता चल जाता है कि किसका हाथ बड़ा है या छोटा है। लेकिन हमें यहाँ पर हाथ का हथेली का क्षेत्रफल भी बताना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चौकोर खानों वाली जो ये आपको दिया हुआ है पृष्ठ, इस पर आप अपने हाथ का छाप बनाएंगे और अपने दोस्त के हाथ का भी छाप बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप जो कि चौकोर खाने पूरे तरीके से ढके हुए हैं, जो कि पूरे वर्ग बने हुए हैं, उन्हें गिनेंगे। फिर आप उन चौकोर खानों को गिनेंगे जो कि आधे से थोड़े ज्यादा ढके हुए हों, और फिर जो आधे ढके हुए हों उनको गिनेंगे। उसके बाद जो आधे से कम ढके वर्ग होंगे उनको गिनोगे। अब आपको क्या करना है, जो आधे से कम ढके हुए वर्ग हैं उनको आप छोड़ दोगे और फिर हम आखिरी में क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरी तरह ढके हुए वर्ग को जोड़ेंगे, आधे से ज्यादा जो ढके वर्ग हैं उनको जोड़ देंगे, फिर है आधे ढके वर्ग। अब आधे ढके वर्ग में आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए कि आपके आधे ढके वर्ग 10 हैं तो उसको आप 10 नहीं लेंगे, उसको आप लेंगे 5। 5 क्यों लेंगे, क्योंकि वो आधे ढके हुए हैं। तो आधे ढके का मतलब आधे ढके हुए के लिए जो पूरी संख्या निकलेगी उसका हम आधा कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम जोड़ेंगे आधे ढके वर्ग। उसके बाद है आधे से कम ढके वर्ग। तो आधे से कम ढके जो वर्ग हैं उनको मैंने आपको कहा था उन्हें हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपके हथेली का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैं फिर से एक बार उदाहरण के लिए आपको बता देती हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे हथेली का छाप बनाया इस पृष्ठ पर, उसके बाद आपने देखा कि जो पूरे तरीके से ढके वर्ग हैं वो हैं 10। उसके बाद मैंने देखा कि जो आधे से ज्यादा ढके हुए वर्ग हैं वो भी हैं 10। फिर है आधे ढके वर्ग, वो है 10। तो मैं अब क्या करूंगी, जो पूरी तरह ढके वर्ग हैं उनको जोड़ दूंगी, किसमें, आधे से ज्यादा ढके वर्ग में, यानी कि 10 + 10 हो गए 20। अब हमारे बचे आधे ढके वर्ग जो कि 10 हैं, तो वो आधे ढके हुए हैं तो इसलिए हम पूरी संख्या का भी आधा कर देंगे, यानी कि 5। तो पहले हमने 20 जोड़ा था, अब 20 में हम जोड़ देंगे 5। तो इस तरीके से हमने देखा कि हथेली का जो क्षेत्रफल है वो निकला 25 वर्ग सेंटीमीटर। और जो आधे से कम ढके हुए वर्ग होंगे उनको आप नहीं गिनोगे, यानी कि उन्हें छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों हथेलियों का क्षेत्रफल निकालना है, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी हथेली बड़ी होगी। तो यह कार्य आप अपने दोस्त के साथ करेंगे और यहाँ पर उसका आप जवाब लिखेंगे। अब है, देखो यहाँ पे ये दो दोस्त हैं। तो एक कहता है मेरे पैर का निशान लंबा है, तो लड़की कहती है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका पैर बड़ा है। अब है मेरे पैर के निशान, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारा या तुम्हारे
दोस्त का। अब आपको जैसे हमने हाथ के निशान का पता लगाया था, इसी तरीके से पैर के निशान का आपको पता लगाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक जगह पर अपने पैर का निशान बनाओगे और अपने दोस्त के पैर का निशान बनाओगे। तो पहले तो आपको अंदाजे से ही देख के पता चल जाएगा कि किसके पैर का निशान बड़ा है। उसके बाद कहा है तुम यह कैसे पता लगाओगे, चर्चा करो। तो जिस तरीके से हमने हथेली का क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरीके से अब आप पैरों के क्षेत्रफल निकालोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले दोनों के पैरों के आप छाप बनाओगे, फिर उस छाप पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों वाली आयत आप बनाओगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा जो आपका पैर है वो एक आयत की तरह होता है, जिसकी की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पैर की छाप बनाने के बाद उसके अंदर 1 सेंटीमीटर वाले आप वर्ग बनाओगे और फिर उन वर्गों को गिनकर आप क्षेत्रफल निकालोगे। और वर्ग आपको किस तरीके से गिनने हैं, जैसे कि हमने हथेली के लिए गिने थे, पूरे वर्ग बने हुए हैं, सबसे पहले आप उनको गिनोगे, फिर जो आधे से ज्यादा ढके हुए वर्ग हैं उनको गिनोगे, फिर जो आधे ढके हुए वर्ग हैं उनकी गिनती करोगे। लेकिन जो आधे वर्ग ढके हुए हैं उनकी गिनती हम कैसे करेंगे, जो आधे ढके वर्ग की कुल संख्या होगी उसको हम आखिरी में आधा कर देंगे, क्योंकि वो आधे ढके हुए हैं इसलिए। और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को किसको जोड़ना है, पूरे ढके वर्गों की संख्या, आधे से ज्यादा ढके वर्गों की संख्या और आधे ढके वर्गों की संख्या की आधी संख्या को हम जोड़ देंगे। तो जो संख्या निकलेगी वो हमारा होगा पैर का क्षेत्रफल। अब आप जब दोनों पैरों का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका पैर बड़ा है या फिर किसका पैर छोटा है। अब आपको पूछा है कि क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है, तो हाँ, हमारे दोनों पैरों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर यह पूछा होता कि आपके और आपके दोस्त के पैरों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कम या ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के पैरों के क्षेत्रफल के बारे में बोला जाएगा तो वो बराबर होगा, क्योंकि आपके दोनों पैर जो हैं बराबर होंगे, दोनों हाथ भी बराबर होंगे। तो इसलिए हमारे दोनों पैरों के निशान का क्षेत्रफल बराबर है। अब आगे है, देखो यहाँ पे ये तस्वीरें दी हुई हैं। सबसे पहले है गैंडे का बच्चा। अब यह कहता है मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। अब है हाथी। वो कहता है मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है। फिर आगे इसके बाद चींटी बोलती है मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पे देखो सब अपने अपने क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आपको कहा है अंदाजा लगाओ कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, चर्चा करो। तो अब आप देख रहे हो जो ये गैंडा है तो इसके पैर आपको पता ही है, देख ही रहे हो आप कितने बड़े बड़े हैं। हाथी के पैर भी बहुत बड़े होते हैं। और चींटी है और चिड़िया है, तो चींटी और चिड़िया के पैर बहुत ही छोटे हैं। तो अब आपको अंदाजा लगा के बताना है कि किस जानवर के पैर के निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपने देखा होगा कि जो बंदर और लंगूर होता है उनके पैरों की आकृति या आकार जो है वो हमारे पैर के जैसे ही होती है या फिर बराबर होती है। तो इसलिए हम यह कहेंगे कि बंदर और लंगूर के पैर का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पैर के क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है। अब नीचे है
कुछ जानवरों के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं। उनके पैरों के निशान के क्षेत्रफल का अंदाजा लगाओ। अब नीचे देखो, यहाँ पे मुर्गी और कुत्ते के पैर के निशान दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल का अंदाजा लगाना है। तो आप ये अंदाजा कैसे लगाओगे, उसी तरीके से लगाओगे कि कितने उसमें वर्ग हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मुर्गी के पैर हैं, इसमें हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा करके देखो हर उसमें वर्ग आया हुआ है। तो आप देखोगे कि एक वर्ग है जिसमें कि जो कि ज्यादा ढका हुआ है, और बाकी जो एक और वर्ग है जिसमें कि ज्यादा ढका है, और बाकी 2 वर्ग में थोड़ा थोड़ा ढका हुआ है। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि 3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, इसको हम लगभग लिखेंगे क्योंकि हमको पूरा एकदम जो है उसमें पूरे तरीके से नहीं है पता चल रहा है। फिर कुत्ते का आप देखोगे तो कुत्ते में हमने देखा कि बीच में जो पैर की जो बीच का हिस्सा है उसमें 4 वर्ग पूरे तरीके से ढके हुए हैं। तो हम इसमें ये 4 ढक लेंगे, 4 वर्ग ले लेंगे। उसके बाद जो उसकी चारों जो उंगलियां बनी हुई हैं उसमें भी हमारे 4 वर्ग ढक गए हैं। उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो बाकी वर्गों में भी गया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है उसके लिए हम उसको 1 वर्ग गिन लेंगे। जैसे कि हम आधे वर्ग को हम गिन रहे थे कि उसकी संख्या को, आधे जो वर्ग ढके हुए थे उनको हम 2 के लिए 1 गिनते थे, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी गिना है। तो कुत्ते के पैर के निशान के लिए हम गिनेंगे 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब है क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए हम इस प्रकार के बड़े वर्ग और आयत बनाओ। अब आपको क्या करना है, आपको क्षेत्रफल जल्दी पता चल जाए इसके लिए आपको यहाँ पर देखो इस प्रकार के बड़े वर्ग या फिर आयत बनाने हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। तो यहाँ आप क्या करोगे, आपको एक एक करके वर्ग नहीं गिनना है। आपको पैर के निशान का क्षेत्रफल जानने के लिए उनमें बड़े से बड़ा वर्ग या फिर आयत पहचानना है या बनाना है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे जो एक आप देख रहे हो, एक उंगली के अंदर इन्होंने 6 वर्गों से एक आयत बनाया हुआ है। तो आप जितना बड़ा आयत या वर्ग बना सकते हो वो आप बनाओगे, जिससे कि आपको इसका क्षेत्रफल जानने में आसानी रहेगी। फिर जो अलग तरीके के आकारों के लिए छोटे वर्गों को गिनना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, जो बच जाएंगे, जैसे कि वर्ग और आयत आपने बना दिए, उसके बाद आप देख रहे हो जो कि कुछ ज्यादा, आधे से ज्यादा ढके वर्ग हैं, कुछ आधे से कम ढके वर्ग हैं, कुछ आधे ढके वर्ग हैं, उनको आप गिनोगे, और जो आधे से कम ढके वर्ग हैं उनको आप छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आप इसमें आसानी से पता कर लोगे इसका क्षेत्रफल। तो आपको ये, आपके लिए ये कार्य है, इसमें आपको इसका क्षेत्रफल पता करना है। अब है मुझ में कितने वर्ग। यहाँ पर देखो ये बने हुए, यहाँ पे बच्चे बने हुए हैं। तो एक बच्चा कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो दूसरा बच्चा कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है। अब उसने कहा, उसने देखो एक आयत बना है, उस आयत आकार के अंदर 2 वर्ग बने हैं। अब उसके अंदर उसने आधी तिरछी लाइन से 2 त्रिभुज बना दिए हैं। एक त्रिभुज पे आप देख रहे हो ये हरे रंग का, हरा रंग हो रखा है। तो वो अब उस त्रिभुज की बात कर रही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर का आधा होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर।
अब कहा है क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है? इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर है? अब देखो नीचे वाली आकृति आयत आकार की बनी हुई है और फिर इसके अंदर उन्होंने एक और आकृति बनाई हुई है जो कि नीले रंग की बनाई हुई है। तो अब आपको पूछा है कि क्या यह इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। पहले आपको पूछे कि क्या यह इसकी आधी है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यह इसकी आधी है। तो अब आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे पहले आप आयत के अंदर कितने वर्ग बने हुए हैं वो गिनोगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर 8 वर्ग बने हुए हैं। अब अगर यह नीली आकृति इस आयत की आधी है तो इसका क्षेत्रफल भी इसका आधा होगा। अब इसके अंदर अगर 8 वर्ग बने हैं तो इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखो। आपको क्या करना है, इसमें कितना है इसका क्षेत्रफल वो आपको देखना है। तो हम देखेंगे कि जो ए आकृति है इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि यह पूरी आयत का आधा है। आप देख रहे हो जो आयत हम बनाते हैं, हमने ऊपर भी एक देखा जो आयत आकार बना था उसके अंदर 2 त्रिभुज बने थे, तो यह उसका आधा था। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, हम इसके अंदर जो है आप देखोगे कि 12 वर्ग बनेंगे, तो 12 वर्ग का हमने आधा कर दिया तो वो हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब है बी, तो बी का होगा क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर। और ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 4 पूरे वर्ग ढके हुए हैं और 8 आधे वर्ग ढके हुए हैं और 4 1/4 वर्ग, 1/4 मतलब जिसका कि 1/4 हिस्सा ही ढका हुआ है सिर्फ। तो अब हम इनको कैसे गिनेंगे, तो जो 4 पूरे वर्ग हैं उनको हम 4 ही गिनेंगे, फिर जो 8 आधे वर्ग ढके हैं उन 8 का हम आधा कर देंगे यानी कि 4, तो 4 + 4 हो गया 8। फिर जो 1/4 वर्ग हैं वो 4 हैं, तो उन 4 1/4 को अगर हम जोड़ेंगे यानी कि 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो यह हमारी संख्या बन जाएगी 1। तो इस तरीके से B का जो क्षेत्रफल है वो हुआ 4 + 4 + 1 यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है संख्या C, तो संख्या C में हम देखेंगे कि हमारा इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। और 4 वर्ग सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 वर्ग पूरे तरीके से ढके हुए हैं और 2 वर्ग आधे से ज्यादा ढके हैं, तो 2 + 2 4। इसके बाद है D आकृति, तो इसमें हम देखेंगे कि 6 इसका क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो कि 5 वर्ग तो पूरे तरीके से ढके हुए हैं और जो पहला और आखिरी वर्ग है वो आधे आधे ढके हैं, तो आधे आधे 2 हैं, तो इसका मतलब यह 1 वर्ग हो गया, तो इसलिए 5 + 1 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब है आकृति ई, तो इसमें आप देखोगे हमारे 18 तो पूरे वर्ग ढके हुए हैं, उसके बाद 6 आधे वर्ग ढके हुए हैं। तो अगर 6 आधे वर्ग हैं तो 6 आधे वर्ग हमारे कितने बन जाएंगे, 3 पूरे बन जाएंगे। तो इसलिए 18 पूरे वर्ग और 3 जो कि आधे 6 थे उनको हमने 3 कर दिया, तो 18 + 3 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब है आकृति F, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आप देख ही रहे हो कि 4 तो पूरे वर्ग ढके हुए हैं और 4 आधे से ज्यादा वर्ग ढके हुए हैं, तो 4 + 4 8 वर्ग सेंटीमीटर।
अब है त्रिभुज। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, एक बड़ा आयत बनाया हुआ है। अब इस आयत के अंदर दो बड़े त्रिभुज बने हुए हैं, नीले रंग का त्रिभुज और लाल रंग का त्रिभुज। तो अब आगे सादिक कहता है लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो हाँ, क्योंकि देखो वो उसकी आकृति थोड़ा सा अलग तरीके से बना दी है, तो इसलिए देखने में वो थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन हैं वो दोनों ही त्रिभुज और दोनों का जो क्षेत्रफल है कहा है बराबर है। अब यहाँ पे सादिक कहता है नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। वो कह रहा है कि जो नीला त्रिभुज बना है वो बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? अगर बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है और कहा है कि नीला त्रिभुज जो है वो बड़ी आयत का आधा है, तो नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बड़ी आयत के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि 20 गुना 1/2, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोला है लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप देखोगे कि लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसके वर्गों को गिनकर भी निकाल सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें 4 वर्ग पूरे हैं, फिर ऊपर वाली लाइन में 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग इसलिए कि 2 तो पूरे ढके हुए हैं और एक आधे से ज्यादा ढका हुआ है, तो 3 और 3 हो गए 6। उसके बाद आप देखोगे उससे ऊपर वाली लाइन में भी 2 वर्ग ढके हुए हैं, तो 6 और 2 हो गए 8। फिर जो ऊपर वाला देख रहे हो आप, वो दोनों में से आधा आधा वर्ग है, तो इसको आधा आधा नहीं, आप देखोगे कि एक चौथाई है और एक जो है दोनों ही वो थोड़ा थोड़े कम है, तो इसको हम गिनेंगे 1 वर्ग। और आखिरी लाइन में जो कोने के 2 वर्ग हैं वो देखोगे आप कि आधे से बिल्कुल हल्का सा वो है, ज्यादा है, लेकिन हम इन दोनों को एक ही गिनेंगे। तो इस तरीके से हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आप ये भी कहेंगे कि देखो चित्र में जो है लाल और नीली आयतें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर आप पूरा करोगे इस चित्र को तो वो एक तरीके से आप देखोगे कि आयत बनी हुई है उसमें। और पहली आयत में आप देखोगे कि कुल 12 वर्ग हैं त्रिभुज में, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 12 गुना 1/2, यानी कि 6 वर्ग। अब हम नीली आयत में अगर गिनेंगे तो उसमें 8 वर्ग हैं, यानी कि उसका अब हम आधा कर देंगे, 8 गुना 1/2, जो कि हो जाएगा 4 वर्ग। तो इस तरीके से भी अगर हम करते हैं तो 6 + 4 यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो वैसे भी ऊपर कहा ही है कि दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये हमने निकाल के भी देख लिया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कितना है? वो है 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहा है इसमें तो 2 अलग अलग आयतों के 2 आधे हैं। देखो जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें देखो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक आयत बना दिया, उसके अंदर एक लाल त्रिभुज बनाया है, और आप देख ही रहे हो कि दोनों आयतों के आधे आधे इसमें बना दिए हैं। अब तुम सादिक द्वारा बताए गए 2 आयतों का क्षेत्रफल पता करो। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि 2 आयत, पहले आयत में 12 वर्ग बने हैं, 12 वर्ग का आधा क्षेत्रफल कितना होगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आयत में का जो क्षेत्रफल है वो है 8 वर्ग सेंटीमीटर, और उसका आधा कितना होगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, 6 वर्ग सेंटीमीटर जमा 4 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कहा है उन्होंने, देखो
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और तुम्हें पता है, तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस आयत में बना सकते हो। कोशिश करके देखो। अब देखो, उन्होंने त्रिभुज बनाया है इस तरीके से जिसका कि क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा है कि अब आप भी इस तरीके से बहुत अलग तरीके से आयत बना सकते हो और त्रिभुज बना सकते हो जिसका कि क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो आपको इसकी कोशिश करनी है। ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढने में सादिक की मदद करो। कम से कम ऐसे 5 त्रिभुज और बनाओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 ऐसे और त्रिभुज बनाने हैं। जैसे कि ऊपर देखो, ये आयत के अंदर 2 त्रिभुज बने हैं जिनका की क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको 5 और ऐसे त्रिभुज बनाने हैं जिसका कि क्षेत्रफल इतना ही हो। तो यह आपका कार्य है जो कि आपको करना है। अब बाकी का पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ 3 कितने वर्ग को पूरा करते हैं। इससे पहले हमने जो सीखा था वो था कि वर्ग क्या होता है और किसी आकृति या आकार का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे हम किसी भी वस्तु या आकार का परिमाप निकालते हैं, हम अपनी हथेली या हाथ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और अपने पैर के निशान का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और आयत के अंदर आप कितने तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं कि उन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। तो अब हम अपना पाठ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई। ये देखो, एक आकृति बनी है जिसमें कि सुरुचि ने उसकी सिर्फ 2 भुजाएं बनाई हैं। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब सुरुचि ने अपने दोस्त से कहा है कि वह इस आकृति को 2 भुजाएं और बनाकर पूरा करे, लेकिन पूरा करने पर उस आकृति का जो क्षेत्रफल है वह 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आसिफ ने इस आकृति को देखो इस तरीके से पूरा करा है। जो हरे भाग वाला हिस्सा है वो सुरुचि ने बनाया है और जो पीले भाग का हिस्सा है वो आसिफ ने बनाया है। अब आप अगर इस पूरे को देखोगे तो यह एक आयत की तरह लग रहा है, लेकिन अगर आप आधा आधा हिस्सा देखोगे तो यह 2 त्रिभुज की तरह लग रहा है। अब यहाँ पे सुरुचि कहती है, तुमने यह कैसे किया? तो आसिफ कहता है, ओह, यह तो आसान है। अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके नीचे पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इसलिए मेरी इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपसे सवाल पूछा है, क्या वह सही है? चर्चा करो। तो अब हमको देखना है आसिफ ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले आसिफ कहता है कि अगर तुम हरे भाग को देखो तो यह 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि हरे भाग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है या फिर नहीं। तो आप देखोगे हरे भाग में 2 वर्ग पूरे तरीके से बने हुए हैं और 4 आधे वर्ग बने हैं। तो 2 पूरे वर्ग जमा 4 आधे वर्ग, अगर आप 4 आधे वर्ग को जोड़ोगे तो वो 2 वर्ग बन जाएंगे। इस तरह 2 वर्ग जमा 2 वर्ग हो गए 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो आसिफ ने सही कहा है। अब हम पीले भाग के लिए देखेंगे। तो उसने कहा कि पीले भाग का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम पीले भाग में देखें तो इसमें 3 तो पूरे वर्ग बने हुए हैं, वो हो गए 3 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखोगे कि 2 आधे से ज्यादा वर्ग हैं, तो इनको भी हम 2 वर्ग ही गिनेंगे। तो 3 जमा 2 5 वर्ग। अब
दो आधे वर्ग बने हुए हैं पीले रंग के, तो इन दो आधे वर्ग को हम एक वर्ग बोलेंगे। तो 3 जमा 2 जमा 1 हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे देखा कि आसिफ ने सही कहा है, और 6 जमा 4 हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आखिरी में आसिफ ने कहा था कि इस आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमने यहां पर पूरा देख लिया कि आसिफ ने जो भी कहा था वो सारा सही है। अब कहा है कि समझाओ कि आकृति का हरा भाग 4 सेंटीमीटर और पीला भाग 6 वर्ग सेंटीमीटर कैसे है। तो ये हम कैसे देखेंगे? ये हम देखेंगे कि अभी ये मैंने आपको समझाया ही है कि कैसे हमने यहाँ पर गिना था। यहाँ पे हरे भाग में हमने देखा था 4 वर्ग बने हैं, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, और पीले भाग में किस तरह हमने देखा कि वे 6 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आगे सुरुचि कहती है, ओ मैं इसे किसी और तरह से कर रही थी, अगर तुम इसे इस तरह बनाओ तो भी क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। अब आसिफ ने तो इस आकृति को इस तरह पूरा किया था कि वह एक आयत की तरह आकार लग रहा था, लेकिन सुरुचि ने इस आकृति को इस तरह पूरा करा है। तो देखो, ये अभी हम अगर सीधे तरीके से देख रहे हैं तो यह एक पतंग के आकार का लग रहा है, और अगर थोड़ा सा तिरछा करके देखें तो आयत आकार लग रहा है, और इसके अंदर 2 त्रिभुज लग रहे हैं, एक हरे रंग का त्रिभुज और एक नीले रंग का त्रिभुज। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है, क्या सुरुचि ठीक है? नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है, समझाओ। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चित्र देखना है ध्यान से। तो आप पहले नीला भाग देखोगे, तो ये जो नीला भाग है, ये जो इसके आप देखोगे जो नीला भाग है वह एक आयत में बना हुआ है, तो यह नीला भाग इस आयत का आधा है। और अगर हम देखें कि ये पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो इस आयत में जो है कुल 12 वर्ग बने हुए हैं, यानी कि आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो 12 का आधा हुआ 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे नीले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा, ऊपर हरे भाग का जो क्षेत्रफल था वो 4 वर्ग सेंटीमीटर था, और नीले भाग का भी हमने देखा वो 6 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ? 4 वर्ग सेंटीमीटर जमा 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने देखा जो सुरुचि ने कहा वो भी सही है, यानी कि ठीक है। अब कहा है, इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या तुम कुछ और तरीके सोच सकते हो? तो हाँ, हम इसके लिए बहुत तरीके सोच सकते हैं। जैसे देखो, आसिफ ने अलग तरीके से इस आकृति को पूरा किया था, और सुरुचि ने इस आकृति को और दूसरे तरीके से पूरा किया है। तो आप भी इस आकृति को अपने तरीके से पूरा करने के लिए सोचो। इसको अपने आप कुछ और तरीके से कोशिश करके देखो। अब आपको इस आकृति को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। अब घर पर अपने दोस्तों से इसे हल करने को कहो। अब आपको क्या करना है, जैसे ऊपर सुरुचि ने अपने दोस्त के साथ इसको हल किया, आपको भी अब अपने दोस्तों के साथ इसको हल करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखो, ये लड़की कहती है, जब भी घर पर मेहमान आते हैं मैं उन्हें इसे हल करने को कहती हूँ, पर वह दूर क्यों भागते हैं। तो अब वो यहाँ पे कह रही है कि जब भी वो किसी को कहती है तो वो दूर क्यों भागते हैं। कई बार होता है ना कि आप भी अगर किसी को कुछ कहते हो, कुछ सवाल करने के लिए, तो उसको मन नहीं होता तो वो मना कर देता है या फिर चला जाता है। तो वो यहाँ पर ऐसी मजाक में कह रही है। अब है अभ्यास का समय। यह आकृति की एक भुजा है।
अब देखो ऊपर जैसे सुरुचि ने 2 भुजाएं दी थी, अब यहाँ पर आकृति की सिर्फ एक भुजा दी हुई है। आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो ऊपर जब आकृति को पूरा इस तरह करना था कि उसका 10 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए था क्षेत्रफल, लेकिन अब आपको कहा है कि आपको इस आकृति को इस तरह पूरा करना है कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो इस आकृति को हम कैसे पूरा करेंगे? आप देख रहे हो जिस तरीके से यह एक रेखा खींची हुई है, उसी तरीके से ये बाएं तरफ को खींची है, आपको सेम इसी तरह की दाएं तरफ को एक रेखा, तिरछी रेखा खींचनी है। जितनी ये रेखा खींची हुई है उतनी ही लंबाई की आपको रेखा खींचनी है और फिर आप इस त्रिभुज को पूरा कर दोगे। अब जब हम देखेंगे इस त्रिभुज में तो हमारे 2 वर्ग पूरे तरीके से ढके होंगे और 4 आधे वर्ग ढके होंगे। तो जब हम 2 पूरे वर्ग और 4 आधे वर्ग को जोड़ेंगे तो हमारा 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2 वर्ग पूरे और जमा 4 आधे वर्ग। 4 आधे वर्ग को आप 2 पूरे वर्ग भी कह सकते हो, तो इसलिए हो गया 2 जमा 2 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब है सवाल 2। यहाँ एक आकृति की 2 भुजाएं हैं। आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। अब आप देखोगे यह एक त्रिभुज के अगर आप एक और लाइन खींचोगे तो इसमें त्रिभुज बन जाएगा। अभी आपको सिर्फ 2 भुजाएं दी हैं। अब आपको इस तरीके से आकृति को पूरा करना है कि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम रहे। अब अगर आप इन दोनों भुजाओं की रेखाओं को बढ़ाओगे या कुछ भी करोगे तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन 2 रेखाओं के साथ एक हम तीसरी भुजा इस तरीके से खींचेंगे कि यह एक त्रिभुज बन जाए। जब यह एक त्रिभुज बन जाएगा तो आप देखोगे इसके अंदर 2 आधे वर्ग ढक रहे हैं और 2 आधे वर्ग का मतलब हुआ एक पूरा वर्ग। तो इस तरह हमने इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर से कम निकाल दिया। और कितना निकाला है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका तीसरा सवाल है, यहाँ 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयत है। तो देखो आप यहाँ पे एक आयत के आकार का बॉक्स बना है जिसके अंदर 20 वर्ग 1 सेंटीमीटर के 20 वर्ग बने हुए हैं। तो इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब है इसका क सवाल। इस आयत में एक सीधी रेखा कुछ इस तरह खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको क्या करना है? इस आयत के अंदर 2 त्रिभुज बनाने हैं जो कि बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम बाएं तरफ के नीचे वाले कोने से दाएं तरफ के ऊपर वाले कोने तक बीच में से होती हुई एक तिरछी रेखा को खींचेंगे, जिससे कि आप देखोगे कि 2 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। अब हमें कहा है कि हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो अब हमने इस आयत के अंदर 2 बराबर त्रिभुज बनाए हैं। तो एक त्रिभुज आयत का आधा होगा। तो जब त्रिभुज आधा है तो आयत के क्षेत्रफल का आधा हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब हमने देखा कि जो आयत पूरे आयत का क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसलिए हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 का आधा यानी कि 20 गुना 1/2। तो हल निकालने पर हमारा क्षेत्रफल निकलेगा 10 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी है 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब है ख सवाल, एक सीधी रेखा खींचकर इस आयत को 2 बराबर आयतों में बांटो। हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको क्या करना है, पहले हमें 2 बराबर त्रिभुज में बांटा था, अब हमें 2 बराबर आयतों में बांटना है। तो हमने देखा कि इसमें 10 वर्ग बने हुए हैं, तो हम बीच की रेखा लेंगे, यानी कि जब हम 1 2 3 4 5 वर्ग आप बाएं तरफ छोड़ेंगे और 5 वर्ग आप दाएं तरफ छोड़कर बीच में एक सीधी रेखा खींच दोगे, जिससे कि आप देखोगे कि हमें 2 आयत बने हुए दिखेंगे। अब कहा है हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हर एक छोटी आयत का क्षेत्रफल बड़े आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि हमने इस पूरे आयत को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो जो एक आयत है वो पूरे आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी आधा होगा। अब हमने देखा जो बड़ी आयत है उसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो छोटी आयत का क्षेत्रफल बड़ी आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह दोनों आयत का क्षेत्रफल दोनों आयत का बराबर, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर एक आयत का और 10 वर्ग सेंटीमीटर दूसरे आयत का क्षेत्रफल होगा। अब हमें ग सवाल कहा है, 2 सीधी रेखाएं खींचकर इस आयत को एक आयत और बराबर त्रिभुजों में बांटो। अब आपको क्या करना है, इस आयत के अंदर पहले हमने सबसे क सवाल में हमने एक आयत के अंदर 2 बराबर त्रिभुज बनाए। ख सवाल में हमने एक बड़े आयत के अंदर 2 छोटी आयत बनाए। अब हमें तीसरे सवाल में ग सवाल में हमें क्या करना है, बड़े आयत के अंदर 2 त्रिभुज भी बनाने हैं और एक आयत आकार भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको एक बड़ी आयत आकार को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। किसकी तरह, जैसे हमने ख सवाल में बांटा था, यानी कि 10 वर्ग हम बाएं तरफ की आयत में रखेंगे और 10 वर्ग हम दाएं तरफ की आयत में रखेंगे। अब एक तरफ की आयत को हम ऐसे ही रहने देंगे और दूसरी तरफ की आयत में हम बीच में से, यानी कि बाएं तरफ के नीचे के कोने से दाएं तरफ के ऊपर के कोने तक एक तिरछी रेखा खींचकर 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 2 त्रिभुज बना देंगे। अब इस तरीके से आप देखोगे कि हमने एक बड़ी आयत के अंदर एक तो छोटी आयत भी बना दी और दूसरे आयत के अंदर हमने 2 बराबर त्रिभुज बना दिए हैं। अब हमें पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो बड़ी आयत का आधा है छोटी आयत, तो बड़ी आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा छोटी आयत का क्षेत्रफल। तो 20 गुना 1/2 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह छोटी आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछा है हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब जो हमने 2 त्रिभुज बनाए हैं वो हमने एक छोटी आयत के अंदर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम छोटी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छोटी आयत का क्षेत्रफल बड़े आयत के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब 10 वर्ग सेंटीमीटर के, यानी कि छोटी आयत के अंदर हमने 2 बराबर त्रिभुज बनाए हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा छोटी आयत के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि 10 गुना 1/2, जो कि हुआ 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने देखा हर एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह है
5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब है आगे हम पढ़ते हैं 5 वर्गों की पहेली। पृष्ठ 45 पर दिए गए वर्गांकित कागज के एक वर्ग की एक भुजा मापो। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हो ये पेज नंबर 45 पर एक वर्गीकृत कागज के एक वर्ग की आपको भुजा मापनी है। जो इसमें इतने सारे वर्ग दिए हैं उसमें एक वर्ग की आपको भुजा मापनी है। अब ऐसे ही 5 वर्गों की सहायता से तुम जितनी आकृतियां बना सकते हो बनाओ। 3 आकृतियां तुम्हारी सहायता के लिए बनाई गई हैं। अब नीचे देखो, इसमें बहुत सारे वर्ग बने हैं, लेकिन इनमें से इन्होंने 5 वर्गों को लेकर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई हुई हैं। अब आपको भी इसी तरह 5 वर्गों की सहायता से अलग अलग तरह की आकृतियां बनानी है। और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो कि आपको यहाँ पर करने हैं। देखो यहाँ पे साइड में ये बच्चा है, इसने इस तरीके से ये आकृति बनाई है। आप भी ऐसे अलग अलग आकृतियां बनाएंगे। अब आपको कहा है क सवाल, तुम अलग अलग तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हो। तो आपने जितनी भी अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई हैं वह आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है ख सवाल, किस आकृति का परिमाप सबसे लंबा है। कितना लंबा मतलब कितने सेंटीमीटर है। तो यह आप कैसे करोगे, आपको मैंने बताया था कि किसी भी आकृति या आकार का परिमाप हम कैसे निकालते हैं। जो उसका कुल घेरे की लंबाई होती है, यानी कि जितनी भी उसकी भुजाएं हैं उन सभी के माप को जोड़कर हम उसका परिमाप निकालते हैं। जैसे कि कोई भी आकृति है और उसकी 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं का जितने भी माप होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई आकृति है उसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं की एक की हम कहेंगे कि 4 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है। और फिर से मतलब तो हम इसको क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से चारों भुजाओं के माप को जोड़कर जो हम योग निकालते हैं उसको हम कहते हैं परिमाप। तो इस तरीके से आपने जो आकृतियां बनाई होंगी उनको आप कोई नाम दे सकते हैं। तो जिसका परिमाप सबसे ज्यादा होगा आप लिख देंगे कि इस नंबर की आकृति का परिमाप सबसे लंबा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना सेंटीमीटर लंबा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जब जोड़ निकाल के आप देखोगे कि कितना लंबा था वो आप यहाँ पर लिख दोगे। अब पूछा है किस आकृति का परिमाप सबसे छोटा है और कितना सेंटीमीटर। अब आपकी कौन सी आकृति का परिमाप सबसे छोटा है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और कितना सेंटीमीटर उसका परिमाप है वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब है आकृति का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग सेंटीमीटर। यह तो आसान है। अब आपको क्या करना है, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। उस आकृति में कितने वर्ग बने होंगे वो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो हमें यहाँ पे देख ही रहे हो आप, हम जितनी भी आकृतियां बना रहे हैं वो हम 5 वर्गों की सहायता से बना रहे हैं। तो क्षेत्रफल सभी आकृतियों का बराबर होगा, यानी कि 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह तो आसान है, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो यानी कि ये तो वैसे भी हमें पता ही था, आसान है कि यह हमने सबसे पहले भी पढ़ा था कि किसी भी आकृति या फिर आकार का या किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर सेम एक जैसे उससे बनाया हुआ है, अगर भुजा की लंबाई से बनाया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल तो बराबर होगा, लेकिन उसका परिमाप अलग अलग होगा। तो इसलिए ऊपर परिमाप तो आपको अलग अलग निकालना होगा, लेकिन क्षेत्रफल सभी जो आप जितनी भी आकृतियां बनाओगे सबका बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें कहा है कि 5 वर्गों की सहायता से बनाना है।
अब है, क्या तुम 5 वर्गों की मदद से सभी 12 आकृतियां बना पाए? अब देखो यहाँ पे ये 12 आकृतियां इन्होंने 5 वर्गों की सहायता से बना रखी है। अब आपको कहा है इन सभी 12 आकृतियों को इस प्रकार रखा गया है कि वह एक आयत बनाए। यह 10 गुना 6 का आयत है क्योंकि इसमें 10 पंक्तियां और 6 स्तंभ हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 2000 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे यह आकृतियां 10 गुना 6 का आयत बना सकती हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 12 आकृतियों को इस तरह रखा है कि वह एक आयत बना रही हैं। आप देख ही रहे हो यहाँ पे बहुत सारे आयत बन रहे हैं और कहा है कि यह 10 गुना 6 का आयत है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि 10 तो पंक्तियां बनी हुई हैं और 6 स्तंभ, यानी कि जो लाइन खड़े में है उनको कहा है कि 6 स्तंभ है। फिर उसके बाद कहा है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने तो ये देखो 12 आकृतियों का कर रखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब 2000 से ज्यादा तरीके हैं जिनसे कि आप आकृतियां बना सकते हो। अब कहा है इन 12 आकृतियों को गत्ते पर बनाकर काटो। आपको क्या करना है, इन आकृतियों को एक गत्ते पर बनाना है और फिर इनको बनाकर काटना है। इन 12 आकृतियों को 10 गुना 6 का आयत बनाने के लिए किसी और तरह से लगाने की कोशिश करो। क्या तुम ऐसा कर पाए? अब आपको क्या करना है, इन 12 आकृतियों को 10 गुना 6 का आयत बनाने के लिए आपको किसी और तरह से लगाने की कोशिश करनी है। यानी कि 10 गुना 6 का आप एक आयत, पहले एक बड़ा आयत बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे और फिर आप उसके अंदर 5-5 वर्गों में आपको ये ऐसे आकृतियां बनानी है बहुत सारी। तो आपको ये कार्य करना है, आपको ये कोशिश करनी है। अब है एक और पहेली। इन्हीं 12 आकृतियों से 5 गुना 12 की आयत बनाओ। इसके भी 1000 से ज्यादा तरीके हैं। अब देखो ऊपर तो 10 गुना 6 का आयत बना था, अब आपको 5 गुना 12 का आयत बनाना है। 5 गुना 12 का मतलब क्या हो गया, आपको 12 पंक्तियां रखनी है और 5 स्तंभ, यानी कि खड़े में जो लाइनें हैं वो 5 रखनी है आपको। और इसमें अब आपको क्या करना है, इन 12 आकृतियों को बनाना है और कहा है कि इसके भी 1000 से ज्यादा तरीके हैं। यदि तुम एक तरीका भी ढूंढ पाओ तो शाबाशी। अब देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये लड़की ने 5 वर्गों से, इसी तरीके से आपको भी ये बनाना है। आगे है खेलने का समय। नीचे शतरंज की बिसात है। अपने दोस्त के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। अब आपको यह क्या करना है, शतरंज का एक आपको दिया हुआ है और इसमें अपने दोस्त के साथ आपको 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलना है। पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाएं। अब इस शतरंज में भी आपको 12 आकृतियां बनानी है और 12 आकृतियां आपको कैसे बनानी है, 5 वर्गों को लेकर। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से ये 5 वर्ग से इन्होंने एक आकृति बना दी है, तो इसी तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे और पहला खिलाड़ी 5 वर्गों को लेकर एक आकृति बनाएगा और जिससे कि 5 वर्ग ढकने चाहिए। फिर है दूसरा खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर ना आए। इसका मतलब हुआ अब जो दूसरा खिलाड़ी है वो दूसरी आकृति बनाएगा 5 वर्गों का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको इस तरीके से अगले 5 वर्ग इस्तेमाल करने हैं कि जो पहली आकृति में 5 वर्ग इस्तेमाल किए जा चुके हैं वह दोबारा उपयोग में ना आए। फिर है अब इसी तरह आपको अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलना है और
तब तक खेलना है जब तक कि तुमसे कोई आगे ना बढ़ पाए। मतलब तब तक यह कार्य चलता रहेगा जब तक कि आखिरी में आपका कोई दोस्त या फिर आप इसको अब आकृति कोई ना बना पाए, और जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीतेगा। मतलब कि जिसने की आखिरी आकृति बनाई होगी शतरंज में, उसके बाद कोई आकृति ना बना पाए, तो जिसने आखिरी आकृति बनाई है वह जीत जाएगा। अब है अगला हमारा विषय, अपनी टाइल स्वयं बनाएं। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4, जिसका कि पेज नंबर पृष्ठ 117 से 119 के फर्श के पैटर्न याद हैं? तो आपने कक्षा 4 में जो है देखा था, हमने पैटर्न, फर्श के पैटर्न पढ़े थे। कितने अलग अलग तरह के डिजाइन या पैटर्न्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से, अच्छे अच्छे से। उसके बाद हमने तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह ना छूटे, और एक जगह पे आपने यह भी चुनना था कि कौन सी टाइल्स यूज करें कि फर्श कहीं पर भी खाली ना छूटे। तो अब उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये टाइल्स के बारे में आगे है। जीरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। कितने सुंदर हैं यह डिजाइन। क्या तुम वह टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके? उस टाइल पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि जो सारे टाइल्स हैं वो हो सकते हैं जिसमें कि बीच में खाली जगह नहीं रहेगी और फर्श का पैटर्न इससे बन सकता है। अब आगे है, पैटर्न को देखकर जीरी अपनी पीली टाइल खुद बनाना चाहती है। तुम भी इसी तरह टाइल बना सकते हो। अब जीरी क्या होता है, ये डिजाइन देखकर सोचती है कि मैं अपने टाइल का डिजाइन खुद बनाती हूँ, और वो देखो कैसे टाइल्स बनाती है, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला कदम, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप एक गत्ता ले लीजिए या फिर एक मोटा कागज ले लीजिए, फिर उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का मतलब हो गया कि एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होंगी और चारों भुजाएं एक बराबर, जो कि हमें दिया है 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो वो हो गया हमारा एक 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग, जैसे कि यहाँ पे फोटो में भी दिखाया है। फिर दूसरा कदम है, इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। अब आपको क्या करना है, कोई सी भी एक भुजा लेनी है और उसके ऊपर आपको त्रिभुज बनाना है, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है। फिर तीसरा कदम है, उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ, लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ। अब आपको क्या करना है, जो हमने जिस माप का पहले त्रिभुज बनाया था उसी माप का आपको एक और त्रिभुज बनाना है, लेकिन पहले जो हमने त्रिभुज बनाया था वो हमने वर्ग के बाहरी तरफ बनाया था, और अब जो आप त्रिभुज बनाओगे उसे आप वर्ग के अंदर की तरफ बनाओगे, जैसे देखो यहाँ फोटो में भी बनाया हुआ है। फिर है चौथा कदम, इस आकृति को गत्ते से काट लो, तुम्हारी टाइल तैयार है। तो अब आपको क्या करना है, जो त्रिभुज हमने अंदर की तरफ बनाया था उस त्रिभुज को आप काट दोगे। तो हमने देखा कि जिससे हमारी ये टाइल का डिजाइन तैयार हो गया। अब आपको पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो अब आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुना भुजा, यानी कि जो भुजा की लंबाई होगी, जो उसका माप होगा, उसको हम उसी से गुना कर देते हैं। यानी कि हमने पता है कि जो हमें वर्ग की माप दिया है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3 9
सेंटीमीटर। तो ये तो हमने निकाला वर्ग का क्षेत्रफल, हमें लेकिन निकालना है टाइल का क्षेत्रफल। अब आप देखोगे कि हमने इस वर्ग में से जो है एक त्रिभुज काट दिया था, तो इससे इसका क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल थोड़ा कम हो गया। लेकिन जितना त्रिभुज हमने काटा था उतना ही त्रिभुज हमने इस वर्ग के साथ बाहर की तरफ से और बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी जगह हमने उससे कम करी थी उतनी ही जगह हमने जोड़ दी है। तो हम देखेंगे कि इससे हमारे वर्ग के क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जगह हमने उसमें से काटी थी उतनी ही जगह हमने उसमें वापस जोड़ दी है। तो जो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही हमारे इस टाइल का क्षेत्रफल भी होगा। तो हमने देखा था वर्ग का क्षेत्रफल था हमारा 9 सेंटीमीटर, तो इस तरह हमारे इस टाइल का क्षेत्रफल भी हो गया 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहा है अपनी टाइल का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ, आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे कि उनके बीच में खाली जगह ना रहे। अब आपको क्या करना है, अपनी टाइल का उपयोग करना है और एक पूरा पैटर्न बनाना है। और पैटर्न आप कैसे बनाओगे, आपने जो टाइल बनाई है या फिर जो आकृति बनाई है उसको आप बार बार एक साथ लगा के आप बनाओगे तो ही आपका पैटर्न बनेगा। और आपको ये पैटर्न इस तरह बनाना है कि बीच में कोई भी खाली जगह ना रहे, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब फर्श पर कहीं पर टाइल लगी होती है तो वो पूरी फर्श जो है वो टाइल से ढका होता है, बीच में खाली जगह नहीं रहती है। तो इसी तरह आपको भी यह करना है। अब है ज़िरी ने अपनी पीली टाइल से एक पैटर्न बनाया, तुम उसकी टाइल का क्षेत्रफल जानते हो। तो ये देखो ज़िरी ने क्या करा, जो अपनी पीली टाइल बनाई थी उसको इस तरीके का उसने ये पैटर्न बनाया है। अब पूछा है कि क्या तुम उसका क्षेत्रफल जानते हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितने की उसने यहाँ पर हम देखेंगे उसमें वर्ग उसमें इस्तेमाल हुए होंगे। तो सबसे पहले हमें सवाल पूछा है उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है। तो हम यहाँ पे गिनेंगे, अगर आप देख रहे हो कि जो हमें पूरा एक फूल की तरह जिस तरीके से दिख रहा है टाइल, इसके अंदर 4 टाइल्स लगी हैं एक में। तो हमने जब देखा कि एक पंक्ति में 4 फूल बने हैं इसमें, तो 4 फूल में हो गए, एक में अगर 4 हैं तो 4 में कितने हो गए 16। और इस तरीके से हमने देखा कि 3 पंक्तियां 3 लाइनें बनी हुई हैं, तो 16 को जब आप 3 से गुना करोगे तो हमारी यहाँ पर हो गई 48 टाइल्स। अब पूछा है ज़िरी द्वारा यहाँ बनाए गए फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें देखा हमने कि कुल टाइल्स जो हैं उसने 48 प्रयोग करी थी और एक टाइल का क्षेत्रफल जो था वो हमने निकाला था 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, कुल टाइल्स जितनी उसने प्रयोग की गुना में एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी कि 48 गुना 9 जो कि हुआ 472 वर्ग सेंटीमीटर। अब है अभ्यास का समय। ज़िरी ने कुछ और टाइल बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृतियां बनाई। अब ज़िरी ने क्या करा, पहले तो एक टाइल बना दी थी, अब उसने कुछ और टाइल्स बनाई हैं और उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर यह आकृतियां बनाई हैं। देखो ये नीचे 4 उसने बनाई हुई हैं टाइल्स। अब इन्हें ध्यान से देखो और पता लगाओ। तो सवाल 1 है, बिना किसी खाली जगह के कोने की जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल करेगी। तो हम देखेंगे कि टाइल सी है वो बिना किसी खाली जगह के फर्श को पूरा
टाइल को पूरा जो है कर देगी। मतलब ये हुआ कि जो सी आप टाइल देख रहे हो, अगर हम इसको फर्श पे लगाएंगे सारी को, तो इससे हमारा पैटर्न या डिजाइन बन जाएगा, जिससे कि फर्श पर कहीं पर भी खाली नहीं बचेगी, खाली जगह नहीं बचेगी। क्योंकि क्या होता है कि टाइल्स वर्ग या फिर आयत का निर्माण जो है, आप देखोगे कि फर्श पर सामान्यतः वर्ग आयतकार के ही होते हैं। मतलब जो फर्श हमारा होता है, आपने देखा ही होगा, वर्ग आकार में या आयत आकार में ही होते हैं, और बाकी जो टाइल्स हैं आप इसमें देख रहे हो वो अलग तरीके से है। तो इसलिए सी टाइल का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए। फिर है दूसरा सवाल, इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। अब आपको क्या करना है, इन आकृतियों से टाइल करके अपनी कॉपी में भी आपको अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाने हैं। जैसे इसमें ये 3-4 बनाए हुए हैं, आपको भी अब 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर अलग अलग तरीके की टाइल के डिजाइन बनाने हैं। अब है तीसरा सवाल, अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ। क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है? कोशिश करके देखो। तो आपको क्या करना है, एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ। अब आपको एक वर्ग लेना है और उससे आपको नई नई टाइल्स बनानी है। और यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे बोला है कि वर्ग के साथ किया है, तो आपको पूछा है क्या त्रिभुज की सहायता से भी हम टाइल्स बना सकते हैं? कोशिश करके देखो, आपको यह कोशिश करके देखनी है। तो यहाँ पे हमारा पाठ कितने वर्ग पूरा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो कि आपके आगे चल के बहुत काम आएंगी। तो अब हमारी कक्षा यहाँ पर खत्म होती है और मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।